नमस्कार प्रिय बच्चों, अपना 2 पाठ समाप्त हो चुका है। आपको दोनों पाठ जो है परीक्षा प्रथम घटक जांच की परीक्षा में आए थे। अपना तीसरा पाठ है आर्द्रता एवं मेघ। आपकी पुस्तक में बच्चों पृष्ठ क्रमांक 16 निकालेंगे। पाठ 3 आर्द्रता एवं मेघ। आपको यहाँ पहला जो है आपको आकृति दिया गया है 3.1। यह आकृति देखेंगे, चित्र देखेंगे और इन चित्रों का निरीक्षण करेंगे। चित्रों में आपको मौसम की स्थिति और स्थान के बारे में बताया गया है। तो आपको इस चित्रों को पहचानना है कि ये कौन से मौसम का चित्र है और कौन सी स्थिति का चित्र है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, पहला चित्र जो है उसमें आपको बताया है कि अभी बहुत धूप है और हवा भी नहीं है। अंधड़ आने की संभावना लग रही है, जल्दी घर के अंदर चले जाना चाहिए। ये चित्र आपको राजस्थान का दिखाई दे रहा है और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है बच्चों, यह गर्मी के समय का चित्र है। दूसरा जो है आपका बहुत गर्मी हो रही है, पसीने से तरबतर हो गए हैं। यहाँ पर आपको शुष्क प्रदेश जो होते हैं वहाँ का चित्र यहाँ दिया गया है। तीसरा जो है आपको यहाँ बच्चों यहाँ आओ, जल्दी स्वेटर पहनो और फिर खेलो। तो बच्चों यहाँ पर आपको पर्वतीय प्रदेश के वातावरण की स्थिति यहाँ बताई गई है। ठंडी प्रदेश है, यह ठंडा प्रदेश जो होता है वहाँ का ये चित्र आपको दिखाया गया है। यह आपको जहाँ खाली जगह है, आपको वहाँ उस खाली जगहों पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप खाली जगहों पर वो लिखेंगे। ये जो आपकी खाली जगह है यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। आगे आपको जानकारी बताई गई है। सामान्यतः मौसम की स्थिति का वर्णन करने वाले वाक्यों का हम उपयोग करते रहते हैं। वायु में स्थित नमी और शुष्कता हम साल भर अनुभव करते रहते हैं। रेगिस्तान, शुष्क प्रदेश, तटीय प्रदेश एवं पर्वतीय प्रदेशों में वातावरण की स्थिति में होने वाले परिवर्तन चित्र के संवादों से परिलक्षित होते हैं। बच्चों, राजस्थान शुष्क एवं गर्म मौसम वाले क्षेत्र में आता है। ऐसे वातावरण में वाष्प बहुत कम होती है। वहाँ के लोग सूती एवं ढीले कपड़े पहनते हैं। आगे आपका कश्मीर की घाटी ठंडे एवं शुष्क वायु वाले क्षेत्र में होते हैं। तो यहाँ की हवा में वाष्प की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो यहाँ के लोग पूरा शरीर गर्म कपड़ों से ढकते हैं। अगला बताया गया है कि मुंबई गर्म एवं नम वातावरण वाले क्षेत्र में है। तो यहाँ की हवा में वाष्प अधिक होता है और यदि साथ ही आकाश में काले काले मेघ आ जाएं तो वातावरण में उमस और भी बढ़ जाती है। तो बच्चों, ये तीनों पॉइंट आपको जो आपको ऊपर आकृति 3.1 दिए गए हैं उसके आधार पर ये आपको स्पष्ट किया गया है। तो इस चर्चा से
गरम, नम, ठंडा, शुष्क जैसे शब्द वायु या मौसम की स्थिति को दर्शाते हैं। साथ ही उनका संबंध वातावरण में उपस्थित वाष्प से है। तो वाष्प वातावरण का अदृश्य घटक है। अदृश्य घटक मतलब जो दिखाई नहीं देता। तो किसी भी स्थान के मौसम के बारे में बात करते समय वाष्प का प्रमुखता से विचार किया जाता है। तो किसी भी स्थान में वर्षा की परिस्थितियां उत्पन्न होने के लिए वातावरण में वाष्प होना आवश्यक है। यदि वातावरण में वाष्प होगा तो ही वर्षा की संभावना दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया है, सर्दियों में जब हम आईने की कांच पर अपना श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है? गर्मियों में ऐसा क्यों नहीं होता? तो बच्चों, सर्दियों में जब आईने के कांच के ऊपर हम अपना श्वास छोड़ते हैं तो आपको सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है। उस कांच पर ठंडी वायु में जो वाष्प धारण क्षमता होती है उसकी अपेक्षा कम होने के कारण छोड़ी गई श्वास के वाष्प का संघनन होता है और परिणाम स्वरूप सर्दियों में जब हम आईने की कांच पर श्वास छोड़ते हैं तब आईने की कांच पर अल्प मात्रा में पानी की बूंदें जमी हुई दिखाई देती है। तो गर्म वायु में जब बच्चों वाष्प धारण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण छोड़ी गई श्वास के वाष्प का संघनन नहीं होता और यह वाष्प वायु में मिल जाती है। तो इसका परिणाम ये होता है कि गर्मियों में जब हम आईने की कांच पर श्वास छोड़ते हैं तो कांच पर पानी की बूंदें नहीं जमती। ठीक है बच्चों।